तीन तरीके से कौन कौन से? हाँ सही है। फाई इक्वल बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा अगर आप पढ़ते हो तो बी चेंज कर दो, ए चेंज कर दो और थीटा चेंज कर दो, मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर दो। इतने तरीके से तो चेंज करते हो। अच्छा, और कितना पढ़ लिया था? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही थी, अगर साउथ पोल पास आता है तो क्लॉकवाइज करंट आ रही थी, और अगर उल्टा हो रहा था तो उल्टा हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लक्स आ रहा था तो मतलब नॉर्थ पोल अगर आ रहा था तो इसका मतलब था कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ये एक देसी तरीका है, वैसे थोड़ी देर बाद तो मैं समझा दूंगा कि कभी भी फ्लक्स इंक्रीज हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगी, डिक्रीज हो तो क्लॉकवाइज। अभी क्योंकि लॉस पढ़ोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डाउनलोडिंग फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉज, देखो फैराडे ने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आपने फ्लक्स वगैरह पढ़ लिया है, टोटल बातें समझ में आ जाएंगी। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो नियम दिए थे। जहाँ जहाँ दो आए हैं पिक्चर हिट हुई है, 20 बार समझाया होगा। किरचॉफ के भी दो ही थे। कितने थे? दो। और उनका न्यूमेरिकल भी तगड़ा फंसता है। शोले में भी दो ही थे। एक मर गया था, दूसरा जिंदा रहा था। ऐसे इसमें भी दो ही हैं। फैराडे का पहला लॉ कहता है, जो आपने ईएमआई की डेफिनेशन पढ़ी है, दोनों लॉ एक क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देता है और दूसरा क्वांटिटेटिवली ट्रीटमेंट देता है। पहला कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला क्या कहता है? अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सीधी बात है। और ये तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। दूसरा लॉ कहता है कि जितना फ्लक्स चेंज होता है d∅dt वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के निगेटिव के बराबर होता है। निगेटिव साइन यहाँ पे लेंजेस लॉ से उसका अपोजिट साइन दिया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करती है जिधर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो देखो, मुझे लगता है कि दोनों बातें एक ही हैं। पहली बात आपने क्या पढ़ ली? पहली बात ये पढ़ ली कि फ्लक्स चेंज करो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरी बात क्या कहता है कि जितना रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो ईएमएफ के बराबर है। तो बातें तो दोनों बराबर ही हैं। नहीं आया समझ? भाई पहली बात क्या है कि आपने फ्लक्स चेंज की, और ये किसकी डेफिनेशन थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इंडक्शन की डेफिनेशन यही तो थी ना कि आप कहीं पर भी फ्लक्स चेंज करो क्या होएगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर है? ईएमएफ के। बात तो दोनों बराबर होंगे, तो पहले दोनों लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। लिखिए फर्स्ट लॉ, लिखिए। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit changes induced EMF is produced. The induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues. As long as the change in magnetic flux continues. अब पहले ये बात बताओ, ये समझ आया नहीं आया? क्या पहली बात समझ में आ गई? क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। क्या बना? ईएमएफ। कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। स्टेटमेंट समझ आ गई होगी पूरी एकदम प्रॉपर। अच्छा, दूसरी अगर मैं तुमसे ये कह देता इसको मैथमेटिकल समझो, तुम क्या कहते? तुम भी यही कहते कि सर जितना फ्लक्स चेंज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो यही तो सेकंड भी कह रहा है। सेकंड लॉ लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ
induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, अरे वायर लगा दो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो E इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस d∅/dt, और इसको अगर ठीक से लिखूँ तो E इक्वल माइनस, इसको लिख सकता हूँ φ2 माइनस φ1/t लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर n टर्न्स है कॉइल में, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो आप लिख सकते हो माइनस n(d∅dt). क्लियर? निगेटिव साइन क्या शो करेगा? निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ किसकी, बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है। एन फाई को कहीं कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या है कि पूरे में लिंक्ड फ्लक्स इतना है कॉइल में। अगर कॉइल में 10 टर्न्स हैं तो एन फाई उसका फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, मीन 10 × फाई। ये बताओ, पहले बातें समझ में आई नहीं आई? अगर फ्लक्स जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो इक्वल किसके होगा, ईएमएफ की। नेगेटिव साइन क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको लेंजेस लॉ से मिली थी, तो अभी लेंज लॉ भी खत्म कर दूंगा किस तरीके से होता है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नोट करो बेटा फटाफट। कल आ तो नहीं गए थे, पता चल गया था ना पहले। मुझे इसका ही डर था, मुझे लग रहा कल ना, इसलिए मैंने फिर कॉल कर दिया था। मैंने कहा इसको बता, इसका डर। तुम भी नहीं आए थे? आ तो नहीं गए थे? बस ठीक, मैसेज नहीं देखा था इसीलिए मैंने बोला था कॉल कर देना। कोई नहीं। इक्वल माइनस d∅/dt माइनस n(d∅/dt). ठीक है। निगेटिव साइन कौन शो करता है, क्या देता है, ईएमएफ की डायरेक्शन, और ये बताया जाता है लेंजेस लॉ से। तो थोड़ा सा लेंजेस लॉ पढ़ लेते हैं। लेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताया था। देखो लेंज लॉ क्या बोलते हैं। लेंज ने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, बड़े ध्यान समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो उस कॉज को अपोज करती है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई है। समझो बात को, अभी टेक्निकली समझ में आएगा जब मैं डायरेक्शन बनवाऊंगा। अभी को थोड़ी बात समझ लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उस कॉज को अपोज करती है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई, और प्रोड्यूस कहाँ से हुई है, फ्लक्स से नहीं, चेंज इन फ्लक्स से। कहानी समझो, चेंज इन फ्लक्स से ही तो प्रोड्यूस हुई है। तो जितना जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ चलेगा। टेक्निकल बात ये है। अब इसमें थोड़ी सी गणित लगाई गई कि भाई चेंज इन फ्लक्स दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, हो सकता है। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज करेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको सपोर्ट करेगा, और अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इंडक्शन नहीं होगा। तुम्हारा बिल्कुल घर का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे घर वालों के पास मान लो पैसा बढ़ रहा हो, चाचा ताऊ जितने रह रहे हैं, अब वो तुम्हें पैसा ना दें
मतलब प्रोड्यूस तो नहीं हो रहे हो, तो तुम जलना शुरू कर दोगे, यार इनका पैसा तो खूब आ रहा है, मुझे नहीं दे रहे, अपोज करना शुरू करो। किसी को भी अपना स्कूल पसंद नहीं आता, अरे मेरे स्कूल में यही कमी है, प्रोड्यूस तो वहीं से हो रहे हो। अच्छा, अब पैसा डिक्रीज होने लग जाए तो तुम सपोर्ट करने की सोचोगे, यार इनके पास यार पैसा नहीं, लाओ मैं किस तरीके जल्दी से कमाऊँ, इनका सपोर्ट करूँ। दोनों बातें। तो वही अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होएगा, अपोज करेगा। और अगर रेट ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब ये बातें ना उस पर समझ लेना न्यूमेरिकल में किस तरीके से आएंगी, इसको धीमा कर दो, एक पॉइंट धीमा कर दो बस। इंड्यूस्ड ईएमएफ और चेंज इन फ्लक्स, मैं एक सिंपल एक बात बताता हूँ, ये d∅dt है ना, और ये ईएमएफ है। अगर ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर यहाँ नो चेंज है, अगर कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ क्या होएगा, नो इंडक्शन होगा। बात समझ आई नहीं आई, पहले बताओ। यही सेम सिचुएशन में इन करंट में। अब तुम आओ अपनी बात पे, लेंज लॉ ने क्या बताया तुमको, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उस कॉज को अपोज करती है जहां से वो प्रोड्यूस हुई होती है, जनरेट हुई होती है। इंक्रीज में तुमने बोला अपोज करती है, डिक्रीज में करना है सपोर्ट बोलती है, नो चेंज में नो इंडक्शन। अब मैंने अभी कॉइल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैग्नेट के साथ। नॉर्थ पोल आया था पास में, नॉर्थ पोल पास आया था तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं। इंक्रीज हुआ होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो उसको अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी। करा लो अपोज, देखो एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी करंट, उल्टा ही तो घूमेगी। अब जब साउथ पोल आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, या नॉर्थ पोल दूर जाएगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ या करंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो एक ये मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुमको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा, करंट का कॉन्सेप्ट। यहां तो बना देना एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉक के कॉन्सेप्ट में चलेगा। यहां बना देना क्लॉकवाइज, और यहां तो नो चेंज है, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी भी बात नहीं समझ में आई? देखो ये समझ लो, एक नंबर का आता है कॉन्सेप्ट, करंट की डायरेक्शन वगैरह पूछ लेता है वो, कि करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो तुमको करंट की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये बात आई समझ नहीं आई, पहले बता दो। पक्का आ गई? अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, बताना पड़ेगा। लिखो अच्छा पहले इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is such that it opposes the change in magnetic flux, the change in magnetic flux responsible for its production, change in magnetic flux responsible for its production। सही है? ये टेबल बना लो जल्दी से। ठीक है, आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वगैरह निकाल ली। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म समझ लो। इंड्यूस करंट निकालने के लिए क्या करोगे, चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे। अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, इक्वल क्या पढ़ा है, माइनस d∅dt। ठीक है, मान लो बात कर लूँ कि थोड़ा इंड्यूस्ड करंट चाहिए, सपोज करो इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो इक्वल आप पढ़ दो माइनस n d∅dt, पढ़ दो। करंट इक्वल क्या होता है, V/R होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं N
डी फाई बाई डी टी इंटू आर लिख सकते हो, करंट हो सकता है। सपोज करो मुझे चार्ज चाहिए, तो चार्ज क्यू इक्वल आई डी टी होता है, अरे क्यू इक्वल आई डी टी पढ़ा है ना, तो क्यू इक्वल हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, कर सकते हैं, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू इक्वल हो जाएगा एन डी फाई बाई आर। तो कभी चेंज इन फ्लक्स गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो एक टर्म के लिए, तो फाई अपॉन आर चार्ज की वैल्यू हो सकती है, फाई अपॉन आर चार्ज की वैल्यू हो सकती है। जैसे अभी मैं एक दिन क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे कर रहा था क्वेश्चन की, एक ये था स्लोप बना हुआ था करंट में और टाइम में, ग्राफ बना हुआ था, ये दे रखा था 0.5 सेकेंड, ये दे रखा था 10 एम्पियर, ऐसे बना हुआ था, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स पूछा था, और कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ ले लो, मान लो कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, इस तरीके से स्लोप बना दिया। अब आपसे कह रहा है इसका चेंज इन फ्लक्स बता दो, तो फ्लक्स कितना होगा, कुछ नहीं सोचना इतना ज़्यादा। ये आई और टी का ग्राफ है, आई और टी के प्रोडक्ट से क्या मिलता है, चार्ज। तो आप सबसे पहले इसका चार्ज निकाल लो, इसको O कह लो, इसको A, इसको B। तो चार्ज कैसे निकलेगा, इसका एरिया, तो चार्ज निकल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, निकल जाएगा हाफ बेस कितना है 0.5, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया 2.5 कूलम आ गया, आया नहीं आया। आर कितना दे रखा है 10 ओम, क्या निकालना है आपको डी फाई, लगा दो इस फॉर्मूले में, तो डी फाई क्या आ जाएगा क्यू इंटू आर, नहीं आ जाएगा, सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो क्यू कितना है 2.5, आर कितना है 10, 25 फ्लक्स की यूनिट वेबर, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आप पुट करोगे और आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई समस्या नोट करो, एन वहाँ पे 1 है ना, अगर एन नहीं देगा तो 1 ही तो मानोगे। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन ना एक बार बोर्ड में भी आया था, ये वाला, तो बच्चों की गलती थी, हम लोग जब कॉपी चेक कर रहे थे तो चार्ज में एरिया ले ही नहीं रहे थे, सीधा करंट इनटू टाइम कर रहे थे, क्यू इक्वल आई डी टी होता है ना। लेकिन जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता है कि इसका एरिया चार्ज बनता है, तो आपके एरिया में जो शेप बन रही होगी वो शेप लेनी पड़ेगी। यहाँ ट्रायंगल बन रहा था इसलिए हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें और समझ लो, एप्लीकेशंस ऑफ लेंजेज लॉ, लेंज लॉ आप कॉइल वगैरह में कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन ठीक है इसलिए समझ लेना। मान लो मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ सीधा, एक ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इंक्रीजिंग करंट आ रही है, कैसी करंट आ रही है, इंक्रीजिंग। अब दो बातें, अगर मैं बगल में वायर बना दूं, इस नेबरिंग वायर में मैं तुमसे पूछूं इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो सीधा तुम बताओगे सर इधर होगी इंड्यूस्ड करंट, होगी नहीं होगी, क्योंकि ये इधर जा रही है, इसको अपोज करेगी। कुछ नहीं, कोई सलवा नहीं लगाना, सीधा करंट इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या करेगी ये करंट, अपोज करेगी, तो जिधर ये उसको अपोज कर दो। आप लॉ लगा के देख लो, देखो इंड्यूस करंट को निकालने के दो नियम है, जल्दी समझ नहीं आता है कॉन्सेप्ट। पहला नियम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यही तो था, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इंड्यूस करंट। दूसरा लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ थोड़ा माइंड से आपको सोचना पड़ेगा। कहीं पे अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इंड्यूस करंट को अपोज कराना है, डिक्रीज हो रहा है तो
सपोर्ट कराना है, और अगर नो चेंज तो नो इंडक्शन। अब इस पे देखो करंट उसने साफ साफ बोला इंक्रीजिंग करंट है, तो इंक्रीजिंग करंट अगर इधर जा रही है तो इंड्यूस करंट उसको अपोज ही तो करेगी। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि भैया ये करंट है और ये आई जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इस वायर में करंट क्या होगी, तुम कहते सर सपोर्ट करेगी। नहीं आया समझ? पक्का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं। ये वायर है, इसमें आई करंट है, ये इंक्रीज हो रही है। इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन बताओ, इंड्यूस करंट की। सर एंटी क्लॉकवाइज। हाउ एंड वाई? देखो समझ लो, पहले कोशिश करो समझने की। क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा। सर क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज? क्योंकि सर वो ये देखो बन गई ना सीधा ऐसा, अपोज करेगी, अपोज करेगी। समझो करंट इंक्रीज हो रही है ऐसे, तो कायदे में ऐसे जाती है, इसमें तो भाई ऐसे जाती ना, उसका अपोज करना है। नहीं आया समझ तुमको? नहीं आया ना? आंखें बता रही नहीं आया, हाँ या ना बोल दे। नहीं आया? पक्का नहीं आया? देखो ये ऐसे जा रही है, इसमें करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसमें अगर ये जा रही तो इसके हिसाब से तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनता, लेकिन इसको अपोज करना है, अपोज करना है तो क्लॉकवाइज बन गई। ऐसे समझ लो, दोबारा समझो। इस पे एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, ये इस मतलब इस पे इंक्रीज ऐसे हो रही थी, तुमने बोला इसमें इंड्यूस करंट ऐसे होगी। अब इसी को सर्कल की फॉर्म दे दो तो ये क्लॉकवाइज नहीं बना देगी? अगर करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे तो बना देगी। नहीं आया समझ? तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा उल्टा करते हैं, ये समझ में आ गया ना, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अरे बोलो यार, ठीक है। इस पे करंट डिक्रीज हो रही है और मैंने बोला इस पे बताओ, इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नहीं आया समझ? उल्टा ही तो करोगे उसका, तो इस पे चली जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम कई बार देखोगे बोर्ड में, तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा सपोज करो तुमसे पूछेगा इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, आई जो है वो इंक्रीज हो रही है, कॉइल 1 कॉइल 2 में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। नीचे वाले में कुछ नहीं समझना, जल्दी बता दो। हाँ दीदी तुम बताओ, बड़े शांत शांत से लग रहे हो। दीदी बहुत चुप हो, कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना? ये कह रहे हैं दोनों में क्लॉकवाइज, तुम कह रहे हो दोनों में, एक में ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉक। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बहनों को दीदी क्यों बोलते हैं? दीदी बोलते हैं नहीं बोलते? तो क्यों बोलते हैं दीदी? कोई तो कारण होगा कि इसको दीदी क्यों बोलते हैं। नहीं पता? कश्मीर में एक रानी थी दिद्दा, दिद्दा रानी थी। वो अपनी प्रजा से ऐसे प्यार करती थी जैसे बड़े बहन छोटे भाई बहनों से करती है, हर एक तरीके से, मतलब कोई ज़रूरत हो पूरी करती थी। तो दिद्दा 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 के उसमें पहले तो दिद्दा चला, बड़ी बहनों को लोग दिद्दा बोलने लगे, फिर उन शॉर्टकट होते 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 दीदी आ गया, और अब शॉर्टकट क्या आ गया, दी। अब तो दी आ गया, अब दीदी भी नहीं बोलते, दी आ गया। कुछ दिन बाद तो आ जाएगा दा, दा इधर आओ, दा इधर जाओ। इतना भी शॉर्टकट क्या करना है यार, दीदी चल रहा है दीदी बोलते रहो, इसलिए दीदी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझा देना किसी को कि दीदी क्यों बोलते हैं। अच्छा छोड़ो, इस पे आओ। देखो दीदी ने सही बताया था, इसलिए मैं कह रहा था दीदी क्यों बोलते हैं। ऐसे गए ऊपर तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या ऊपर क्लॉकवाइज। नीचे देखो तुम्हारे हिसाब से तो ऐसे बनता, इसको उल्टा नहीं करोगे क्यों, करंट इंक्रीज हो रही है, तो इस पे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कैसे हो गई क्लॉकवाइज, यहाँ कैसे हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बना लो जल्दी फटाफट, काम आएंगे सारे।
ठीक है, चीज़ें आ गई होंगी समझ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ फिर इसी से रिलेटेड। मान लो ये अपने पास एक 2 कॉइल सिस्टम है। 2 कॉइल सिस्टम का मतलब इस तरीके से, इसके अंदर एक कॉइल मैंने बना दी, इसको A को इसको B को, ठीक है। दोनों कंडीशन समझ ली। व्हेन की इज प्रेस्ड, व्हेन की इज रिलीज्ड, ठीक है। हमें इंड्यूस्ड करंट किस में होगी बताओ? इंड्यूस्ड करंट इन बी बताना है भाई। ए में तो हमें पता है ना कैसे करंट जाएगी। आपसे कह रहा है कि बी में करंट बताओ जब के प्रेस की जा रही है और के रिलीज की जा रही है। 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन है, बना के देखते हैं। मान लो स्विच ऑन किया, ए में करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो कॉइल ए में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो जब ये प्रेस करी गई है तो इस पर बढ़ रही होगी। जब ये बढ़ रही होगी तो क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट क्या होगी? डिक्रीज हो, मतलब अपोज करेगी। अपोज करेगी तो बी में कैसे जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ? तो जब ये प्रेस करोगे तो बी में करंट कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अच्छा, जब तुमने इसको रिलीज करा, बंद किया, पंखा ही मान लो, पंखा जब तुम चलाते हो तो रोटेट ऐसे करता है, तेज करता है। अब इसके बगल में कोई होगा, इसको अपोज करना शुरू कर देगा। अब जब तुमने इसके स्विच बंद करी तो बताओ इकट्ठा बंद हो जाता है, थोड़ी देर में बंद होता है, थोड़ी देर में बंद होता है। तो जब इसकी जो विंग्स घूम रही थे, पंखे की पंखुड़ी घूम रही थी, उसी डायरेक्शन में धीमे होती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में धीमे होती हैं? उसी डायरेक्शन में अपोज होती हैं, मतलब धीमे होती हैं। पहले ये देखो लॉजिक यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैंने इसको बंद करा तो करंट उल्टा आ रही होगी। उल्टा नहीं आती है, उसी डायरेक्शन में धीमे हो जाती है। नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ? बिल्कुल पंखे का एग्जांपल ले लो कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ घूम रही है तो अगर स्विच बंद करोगे तो ऐसे ही धीरे होती है, वो ऐसे नहीं चलने लगती। तो जब ये क्लॉकवाइज धीमे हो जाएगी तो फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो एक बी वाले में सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी? सपोर्ट करेगी। तो ये क्लॉकवाइज थी तो इसमें क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसमें भी अपनी क्लॉकवाइज बन जाएगी। नहीं आया समझ? आ गया समझ? हाँ, धीरे धीरे खत्म होगी। तो पहला लॉ क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। तो जब ये खत्म हो जाएगी तो इसमें भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कुछ तो रहेगी। नहीं आया समझ? पक्का? तो फिर नोट करो अगर आ गया तो। असाइनमेंट निकालो, एक आधे क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्लक्स का ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा है, या अगली क्लासेस में बड़ा मज़ा आने वाला है तुम्हें, ठीक ठाक लगेगा। असाइनमेंट निकालो, पहला क्वेश्चन देखो। A coil with an average diameter of 0.02 meter is placed perpendicular to a magnetic field of 6000 Tesla. If the induced EMF is 11 volt, when the magnetic field is changed to 1000 Tesla in 4 seconds, what is the number of turns in the coil? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुमको पता है आसान ही मिलते हैं, तो पहला दूसरा क्वेश्चन तो बढ़िया मिलेगा। उसके बाद तो पता है नीचे क्या क्या कंडीशन लगती है तुम्हारे साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल एवरेज डायमीटर, डायमीटर कितना बच्चा? 0.02 मीटर। जो डेटा गिवन है पहले ले लेते हैं। प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। 6 से 60 है, 6000। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट,
EMF कितना हो गया 11 वोल्ट है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला इन 4 सेकेंड्स, टाइम कितना दे दिया 4 सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ए चाहिए। हो गया क्वेश्चन। क्या होता है फार्मूला, E इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं E इक्वल माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। देखो n फाई टू की जगह B2 है परपेंडिकुलर, तो थीटा 0 बना के ये B1 है अपॉन टी। ए नहीं है तो डायमीटर है तो रेडियस निकाल लिया, कितना आएगा 0.01 मीटर। एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, हाँ ना बोलो। तो माइनस एन ए B2 माइनस B1 अपॉन टी, यहाँ से n निकाल लो फटाफट, कर लो कैलकुलेट। नहीं आया समझ, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ जाएगा। हो गया, कितना है सॉल्व करके 28, ठीक है। वैल्यू पुट करनी थी सीधी। दूसरे पे आओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला, B इक्वल 0.02 टेस्ला। Somehow the radius of the loop begins to shrink at a constant rate 1 mm per second। देखो रेडियस दी हुई है 1 mm पर सेकेंड, तो mm किसकी यूनिट डिस्टेंस की, सेकेंड किसकी टाइम की, तो इसका दिया हुआ है dr बाई डी टी। dr बाई डी टी कितना दे दिया आपको 1 mm पर सेकेंड। इसको वैसे भी कह सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सही बात है, ठीक। हाँ तो ठीक तो है, नहीं श्रिंक है, हाँ निगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, वैसे तो श्रिंकिंग कंडीशन लगी हुई थी। अच्छा, फाइंड द EMF इंड्यूस इन द लूप एट एन इंस्टेंट वेयर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। कह रहा है जब रेडियस जहाँ पे है तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। सीधी बात करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इस पर। E इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं, मैं डी फाई बाई डी लगा दिया, माइनस डी बी ए बाई डी टी। मैथमेटिकल काम करते हैं, B बाहर ले लिया माइनस का, D बाई डी टी एरिया की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हो हाँ या ना बोल दो। E इक्वल माइनस बी, पाई भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर है, मैथ्स के बैठे हो, ये डी टी है, 0 हो जाएगा। हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा भाई, आर इसके लिए तो कांस्टेंट का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा डी आर से मल्टीप्लाई कर लो, डी आर से डिवाइड कर लो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी आर, अरे आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, कुछ और थोड़ी किया है। अच्छा, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी इंटू पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2r होगा, इंटू डी आर बाय डी टी। अब सारी वैल्यूज़ गिवन है, बी कितना गिवन है 0.02, पाई 3.14, 2, आर कितना गिवन है 2 10 की पावर माइनस 2, डी आर कितना गिवन है -10 या -3। खत्म, नहीं आ जाएगा आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तो यहाँ फंस जाते तुम, यही तुम नहीं लगा पा रहे, तुम्हारी कॉपी में देख रहा था मैं, तुम सीधा आर रख रहे थे, ये करना था। डी आर बाई डी टी गिवन था ना, तो डी आर और डी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। क्योंकि मेरे पास बेटा डी आर बाई डी टी था ना, तो इसको भी तो रखना था, नहीं तो मैं वैल्यू कहाँ पुट कर पाता। और ये आर स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगर टी की टर्म्स में कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो आर के साथ ही डिफ्रेंशिएट होगा, इसलिए यहाँ डी आर होना जरूरी था। अब यहाँ डी आर होता तो ऊपर ही बनता। ये तो मैथ्स वाले कराते होंगे यार तुम लोगों को कि x इक्वल गिवन 80 स्क्वायर, b इक्वल गिवन 80 क्यूब, फाइंड dy बाई dx।
तो आप dx/dt निकालते होगे, dy/dt निकालते होगे, फिर डिवाइड करते होगे, करते हो ना। हाँ, तो सीधी वैल्यू पुट करके लाना होता है। कर लो, आज इतना ही रखते हैं। और अपने क्वेश्चन कहाँ तक हैं? किस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे लॉ के आपके पास क्वेश्चन है 13 तक, 2 तो मैंने करा दिए, ठीक है। 11 नंबर तक आप 11 तक और ट्राई कर लेना, आगे के जो ना आए वो अगली क्लास में पूछ लेना, तो वैसे हो जाएंगे।